हेलो एवरीवन, जैसे कि हम लोग पढ़े थे पीजीबीपी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था 44 AB, 44 AA, 44 AD, 44 ADA, 44 AE। ये सब हमने स्टडी किया था। प्लस हम लोग ने कंपुटेशन में एक सजल मित्रा का एग्जाम्पल भी देखा था। एंड नाउ आज जो हम लोग देख रहे हैं ये लास्ट टॉपिक है। इसमें प्रोफेशन का एक छोटा सा केस देखेंगे प्रोफेशन का, कि इनकी इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो अगर देखो यहाँ पे दे रखा है क्या, डॉक्टर ड्रेक अ मेडिकल प्रैक्टिशनर मेंटेन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन कैश बेसिस। कैश बेसिस मतलब इनका वो क्या दिया, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया है ना। आप लोगों ने कैश बुक बनाया था। कैश बुक में आपने पढ़ा था कि एक तरफ हम रिसिप्ट दिखाते हैं, एक तरफ हम पेमेंट दिखाते हैं। तो इनका भी रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट है। द फॉलोइंग रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट ऑफ द फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2021 कैलकुलेट द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ डॉक्टर ड्रेक फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। अब यहाँ पे जो देखिए रिसिप्ट में दे रखा है, सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कैश का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस है कितना, 18,000। फिर कंसल्टेंसी फीस ले रहा है। अब आपको बस ध्यान रखना है, इसमें छांटना है कि क्या उसके प्रोफेशन की इनकम है उसको ऐड करिए, उसके प्रोफेशन के एक्सपेंस है तो उसको माइनस करिए। जो बचेगा वही उसकी क्या होगी, वही उसकी इनकम होगी। ठीक है, तो यही आपको दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कंसल्टेंसी फीस। तो क्या ये उसके प्रोफेशन की इनकम है? बिल्कुल है। डॉक्टर है तो कंसल्टेंसी तो देता है, तो ये उसके प्रोफेशन की इनकम है, तो ये उसके प्रोफेशन के इनकम में शामिल होगा। विजिटिंग फीस, वो जाके भी मरीजों का इलाज करता है तो विजिट फीस लेता है, तो ये भी उसके प्रोफेशन की इनकम है। सेल ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन बेच के भी कमा रहा है, बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पे सेल ऑफ मेडिसिन में से माइनस करना होगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कितने की लागत का वो मेडिसिन था, इसको निकालना पड़ेगा आपको। बाकी सेल ऑफ मेडिसिन बिल्कुल उसके प्रोफेशन की इनकम में ही शामिल होगा। नाउ नेक्स्ट, डिविडेंड रिसीव, उसको डिविडेंड मिल रहा है। क्या मिल रहा है? तो किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगाया होगा, तो कंपनी को जो प्रॉफिट होता है उसमें उसको हिस्सा दे रही है, डिविडेंड। तो ये डिविडेंड जो है क्या उसके प्रोफेशन की इनकम है? नहीं, ये अदर सोर्स की इनकम में आएगा, ये उसके प्रोफेशन की इनकम नहीं है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ये उसके प्रोफेशन की इनकम है। उसने कुछ ही सिक्योरिटीज खरीदे हैं, है ना। अब उस पर उसको क्या मिल रहा है, ब्याज। तो ब्याज जो मिल रहा है, लाइक यहाँ पे कितना ब्याज मिला है, 18,000, ये उसके अदर सोर्स की इनकम होगी, ये उसके प्रोफेशन की इनकम नहीं है। बैंक इंटरेस्ट, ये भी प्रोफेशन की इनकम नहीं, अदर सोर्स में जाएगी। रेंट रिसीव, अब रेंट रिसीव किसका होगा, हाउस प्रॉपर्टी, ये उसकी प्रोफेशन की इनकम नहीं है। बैंक लोन फॉर अ कार, लोन ले रहा है सर, ये क्या उसकी इनकम है? नहीं, लोन इनकम थोड़ी ना होती है। नाउ नेक्स्ट, होनोरेरियम एज अ पेपर सेटर। होनोरेरियम एज अ पेपर सेटर का मतलब क्या होता है कि जस्ट लाइक होता है ना, कोई मेडिकल का एग्जाम रहा होगा तो इनसे बोला गया एक पेपर तैयार कर दीजिए सर आप, तो इनको कुछ उसके लिए पैसे दिए गए, तो इन्होंने पेपर सेट किया और उसके लिए उन्होंने जो उसको जो पैसा मिला उसको हम बोलते हैं होनोरेरियम। तो ये उनको दिया गया 12,000 रुपीज। अब ये क्या उनके प्रोफेशन की इनकम है, ये चीज ध्यान रखिए। तो ध्यान रहे यहाँ पे देखो दिया है दिस वन, तो होनोरेरियम क्या कहीं दिख रहा है उनके रिसिप्ट में? नहीं, ये उसके प्रोफेशन के इनकम में नहीं आता। जैसे नहीं होता है आप स्कूल में, स्कूल कॉलेज में टीचर्स होते हैं, तो जब सैलरी मिलती है तो सैलरी मिल रही है। अब हाई स्कूल बोर्ड के एग्जामिनेशन की कॉपीज भी उनको मिलती है जांच करने के लिए, तो जो कॉपीज जांच करने के मिलता है उसके लिए भी उसको अलग से पैसे दिए जाते हैं। तो ये उनकी सैलरी हेड की इनकम है? नहीं, वो उसकी कौन सी इनकम है, अदर सोर्स की इनकम। बात समझे कि नहीं समझे? नाउ नेक्स्ट, अगला देखते हैं। रेंट ऑफ अ क्लिनिक, क्लिनिक का खर्चा है, रेंट देना पड़ रहा है, तो ये तो खर्चा है ना सर प्रोफेशन का, बिल्कुल। टेलीफोन एक्सपेंस भी है, परचेज ऑफ मेडिसिन भी है, परचेज ऑफ मेडिकल बुक्स। ध्यान रहे, मेडिकल बुक्स खरीद रहा है हर डॉक्टर, भाई मेडिकल बुक्स तो खरीदता है, उसको स्टडी करेगा तभी तो आगे की मेडिसिन दे देगा। देन यहाँ मेडिकल बुक्स यहाँ पे कितने का है, 15,000 का। ये खर्चा नहीं है सर, ये एसेट है। बुक्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, तो इसके ऊपर हमको क्या चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन। कार परचेज है, 2 लाख की कार खरीदा है। अब कार क्यों खरीदा है सर, जैसे विजिट करना होता है डॉक्टर को, कई बार जाना पड़ता है, तो उसने वो कार ले रखी है। तो कार खर्चे में नहीं आएगा, कार के ऊपर डेप्रिसिएशन आपको दिखाना होगा। कार का डेप्रिसिएशन आप दिखाओगे कितना परसेंट, डेप्रिसिएशन आपने पढ़ा था ब्लॉक ऑफ एसेट में, 15%, 15%।
इक्विपमेंट परचेज, इक्विपमेंट्स खरीद रहा है, इलाज के लिए इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, तो उसके 80,000 का इक्विपमेंट्स खरीद रहा है, इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन, क्या रेट ऑफ डिप्रिसिएशन लगेगा? अगेन 15%। मैंने बताया था अगर किसी चीज का चार्ट ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिया, वो जो ब्लॉक ऑफ एसेट में नहीं था, मशीनें हैं बट उनको मेंशन नहीं किया गया, तो उसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाले आप? 15%। इनकम टैक्स पेड किया है तो पहले ही लेस नहीं ना करेंगे, इनकम टैक्स आप मत लेस करना अभी। नाउ LIC प्रीमियम पेड कर रहा है, कितने का? 25,000 का। किसका? अपना, उसका पर्सनल खर्च है। हाउस होल्ड एक्सपेंस, घर के खर्च, घरेलू खर्चे यहाँ दिखा रखा है, तो घर के खर्चे क्या प्रोफेशन के खर्चे में होंगे, दिखा सकते हैं आप? नहीं, ये पर्सनल एक्सपेंस है LIC वाला, ये भी मत दिखाइएगा खर्चे में, हाउस होल्ड में मत दिखाइएगा खर्चे में। सैलरी टू स्टाफ, ये सही है, स्टाफ को सैलरी, ये प्रोफेशन का खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, लोन क्यों लिया था? वही कार के लिए, है ना? तो कार के ऊपर डेप्रिसिएशन तो दिखा ही रहे हो। अब उस कार के ऊपर क्या दे रहे हो? कार का जो लोन था उसके ऊपर ब्याज दे रहे हो, कितना? तो ये प्रोफेशन से ही रिलेटेड हुआ ना। सो ये टोटल हो गया। अब बस इसको देख करके आपको बनाना है, इसके अलावा कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है। कह रहा जो क्लिनिक उसने रेंट पे दिया है ना, लिया है, रेंट ऑफ द क्लिनिक इंक्लूड रेंट पेड फॉर द क्वार्टर एंडिंग 30 जून अमाउंटिंग टू ₹7,500। हमने जून तक का भाड़ा दिया हुआ है, तो हमारा तो साल खत्म हो जाता है मार्च में, बट अप्रैल, मई, जून, आगे के 3 महीने का, अगले साल के 3 महीने का भी भाड़ा जो 7,500 वो दे चुके हैं। तो यहाँ पे अकाउंटिंग लॉ मत चलाने लगना कि इस साल का खर्चा इसी साल दिखाना है, मैचिंग कंसेप्ट नहीं चलेगा। यहाँ पे जो भी रेंट आपने दे दिया, रेंट ऑफ द क्लिनिक, कह रहा इसी में 7,500 एडवांस शामिल है, यहाँ पे उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है सर। 48, अगर आपने इस साल 15 महीने का रेंट दे दिया है तो आप पूरा खर्चा आप इसी साल दिखा सकते हो, बट अगले साल फिर कितना दिखाओगे? 9 मंथ्स का। बस ये चीज होता है। तो इनकम टैक्स और अकाउंटिंग का जो लॉ होता है, रूल होता है, इनकम टैक्स का रूल होता है, दोनों फर्क है, ध्यान रहे। तो यहाँ पे इस लाइन से कोई मतलब नहीं है, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है ताकि आप 7,500 उसमें से हटा दो, बट हटाना नहीं है, हमें पूरा 48,000 खर्च में दिखाना है। टेलीफोन इन द क्लिनिक वॉज यूज फॉर पर्सनल पर्पज एक्सटेंड ऑफ 20%। यानी ये जो टेलीफोन खर्चा आपने दिखाया है ना 22,400 रुपए, इसमें 20% आपका पर्सनल यूज का है। पर्सनल आपने जो कॉलिंग है तो पर्सनल है, तो भाई ठीक है भाई 20% हटा दो, 80% सिर्फ खर्चे में आप दिखा सकते हो प्रोफेशन के। और क्या कह रहा है सर? ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 8,000 है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 9,000 है। सर दिया क्यों है ये? ताकि आप जो मेडिसिन बेचे उसकी कॉस्ट निकाल सको, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। रेंट मिल रहा है इंडिकेट्स दैट द अमाउंट रिसीव फ्रॉम सबटेनेंट्स हु यूज द क्लिनिक ऑन अ टेबल स्पेस बेसिस। तो ये जो रेंट रिसीव हो रहा है ना, किससे मिल रहा है रेंट? कि सब टेनेंट से, यानी हमने खुद किराए पे लिया और किसी और को किराए पे उठाया हुआ है। ये जो रेंट नहीं मिल दिख रहा था, रेंट रिसीव कहाँ दिया है? हाँ, 24,000 रुपए। तो हमने जो जगह को लिया है किराए पे, उसमें कुछ जगह स्पेस बचा हुआ था, हमने उसको फिर से किसी को भाड़े पे उठाया, उससे वो पैसा आया। तो ये कौन से हेड की इनकम है? अदर सोर्स। अभी हम लोगों ने जो आपने बताया था कि रेंट रिसीव तो हाउस प्रॉपर्टी में आना चाहिए, बट अभी क्लियर हो गया कि अदर सोर्स में आएगा। क्यों? क्योंकि हम उस मकान के ओनर, हमने भी किराए पे लेके फिर उसे दिया है, तो ये अदर सोर्स की इनकम। कई बार नहीं, कपड़ों की दुकान पे देखो दर्जी को जगह दे देते हैं, है ना, अगर उससे भाड़ा लेंगे तो कौन सी इनकम हो गई? अदर सोर्स की इनकम। ठीक है। तो वैसे ही कई बार से मेडिकल, बगल में देखो ना मेडिकल स्टोर है, ऊपर उन्होंने जगह दे दिया डॉक्टर को, तो डॉक्टर ऊपर अपना बैठता है, तो वो उसके लिए, उससे जो इनकम ले रहा है, रेंट ले रहा है, वो क्या हो गया उसका? बात समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट, और अगर उसका खुद का बिल्डिंग है तो कौन सी इनकम हो जाएगी? हाउस प्रॉपर्टी इनकम। तो ये बात का ध्यान रखना होगा। नाउ कार वॉज परचेज ऑन 10 मई। कार कब खरीदी गई है? 10 मई को। एंड इक्विपमेंट्स खरीदे गए 12 जनवरी को। कार अगर 10 मई को खरीदे हो तो 180 दिन से अधिक यूज हुआ कि 180 दिन से कम यूज हुआ? मई खरीदे हो ना, मई,
जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 180 डेज से ज्यादा यूज हुआ ना, तो फुल 15% डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। इक्विपमेंट्स कब खरीद रहे हो मेडिकल इक्विपमेंट्स? कितना, 180 दिन से कम कि ज्यादा? जनवरी, फरवरी, मार्च, 180 दिन से कम यूज हुआ है। तो आपने पढ़ा था डेप्रिसिएशन में कि अगर 180 दिन या उससे ज्यादा यूज होता है तो फुल रेट से चार्ज करना है डेप्रिसिएशन, अदरवाइज हाफ रेट से चार्ज होना है। यानी कि इसके ऊपर पूरा 15% चार्ज करेंगे, इसके ऊपर 7.5% चार्ज करेगा, हाफ रेट, क्योंकि 180 दिन से कम यूज हुआ है। नाउ 50% ऑफ मेडिकल बुक्स वर परचेज ऑन 18th अप्रैल और बैलेंस 19 दिसंबर। अब देखो यहाँ पे आधी आधी बुक की बात करें, आपको पता है बुक के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होता है? बुक्स के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना था? 40%। कितना था? 40%। तो ध्यान रहे, इसके लिए आपको ये जो चार्ट था जो पढ़ाया था आप लोगों को सेक्शन 32, दिस वन, जो साफ साफ लिखा है बुक्स एंड पब्लिकेशंस, कितना परसेंट चार्ज हो रहा है? 40%। उस चार्ट को देखना पड़ेगा आपको। अब जब देखें यहाँ पे जो बुक्स खरीदे हो कितने की टोटल? 15,000। इसमें कह रहा आधी बुक यानी 7,500, 7,500 की बुक्स आपने कब खरीदी है? आपने खरीदी है 18th अप्रैल को। अब 18th अप्रैल से काउंट करो मार्च, 180 दिन से ज्यादा यूज हुआ, फुल रेट से चार्ज करो 40%। और बैलेंस आधे यानी कि 7,500 वाली जो बाकी की बुक्स है वो कब खरीदे हो? 19 दिसंबर, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 180 दिन से ज्यादा नहीं हो पा रही है, तो इसके ऊपर हाफ रेट यानी 20% के रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ठीक। A cash payment of 15,000 was given to him by one of his patients. एक पेशेंट ने उसे 15,000 रुपए दिया। In the appreciation of his services, the same were not accounted in the books of accounts. इसके बारे में कहीं बुक्स में जिक्र ही नहीं है, रिसिप्ट में कहीं दिखाया नहीं है ऐसा कुछ पैसा मिला है। एक पेशेंट से जो कि उसकी सर्विस से खुश हुआ, जैसे वो नहीं कोई मरीज है मरने वाला था, उसको बचा लिया, है ना, तो बचा लिया तो भाई पेशेंट ने खुश होकर के उसको अलग से 15,000 रुपीज जो फीस के अलावा उसको दिया। तो ये है क्या? ये है उसके लिए परक्यूजिट्स। क्या है? जैसे आपने सैलरी में परक्यूजिट पढ़ा था, यहाँ पे इसको भी परक्यूजिट ही बोलते हैं। जो तय फीस था वो डॉक्टर को आपने तो उसका फीस दिया ही दिया, उसके अलावा अलग से कई लोग ना, कोई अमीर है भाई बच गया, गिफ्ट में एक कार दे दिया, है ना, या फिर सपोज करो क्या दे दिया, कार के मतलब कोई भी 1 लाख रुपए दे दिया, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट कुछ भी ना दे सकता है अगर वो खुश हो गया तो उसके इलाज से। हाँ, तो ये क्या होगा उसके लिए, डॉक्टर के लिए परक्यूजिट है सर। लेकिन ये किस वजह से मिला है? किस वजह से मिला? उसके उसी प्रोफेशन के कारण, उसी डॉक्टर के कारण ना। तो ये उसकी प्रोफेशन की इनकम है। ये उसकी किसकी इनकम है? प्रोफेशन। तो इसको इनकम में दिखाना चाहिए था, नहीं दिखाया है, तो ये 15,000 हम लोग इनकम में दिखाएंगे। नाउ द सॉल्यूशन जो देखिए थोड़ा सा ब्लर है। कैश रिसीव फ्रॉम द एप्रिसिएशन ऑफ सर्विस, ये पहले ही देखो ऊपर लिख दिया है। बहुत सिंपल है, यहाँ पे पहले रिसीव दिखाना है इनकम और लाइन से सारे खर्चे माइनस कर देना है। तो कैश रिसीव फ्रॉम द सर्विस कितना है? 15,000। ये उसके प्रोफेशन की इनकम हो गई। कंसल्टेंसी फीस 2,40,000, विजिट फीस 70,000, सेल ऑफ मेडिसिन 65,300 रुपीज, पूरा जोड़ दीजिए 3,90,300, ये उसकी इनकम हुई। अब इसमें लेस करेंगे एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस? अलाउड एक्सपेंस। रेंट दिया है 48,000 पूरा खर्चे में। टेलीफोन एक्सपेंस सर 17,920 कैसे दिखाया है? तो ध्यान रहे, ये जो आपका टेलीफोन एक्सपेंस था उसका कितना परसेंट इन्होंने दिखाया है? 80%। ठीक है ना। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करें 22,400 का 80% 17,920 आता है, सही है ना। तो इसीलिए क्योंकि 20% पर्सनल यूज में माना गया है,
20% क्या किया गया है, पर्सनल यूज। तो यानी कि टेलीफोन एक्सपेंस 7920 दिखा दिया। मेडिसिन कंज्यूम्ड, कितने की मेडिसिन कंज्यूम हुई, ये कैसे निकाला गया, इसके लिए थोड़ा सा आपको एक्सेल पे जाना होगा। छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट याद है, इधर साइड डायरेक्ट एक्सपेंस, इधर साइड डायरेक्ट इनकम। तो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं क्या, पर्टिकुलर हो गया, अमाउंट हो गया। ये अमाउंट कौन सा साइड है, डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले दिखाते हैं, याद है ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या चीज दिखाई जाती थी, ओपनिंग स्टॉक। क्या दिखाते थे, ओपनिंग स्टॉक। बताइए ओपनिंग स्टॉक कितना था, क्वेश्चन में दिया था। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे दिया हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन में। ओपनिंग स्टॉक है आपके पास 8000। सही है ना। फिर यहाँ पे होता है परचेज ऑफ मेडिसिन। तो क्या परचेज ऑफ मेडिसिन दिया है, परचेज ऑफ मेडिसिन, चलिए देखते हैं। परचेज ऑफ मेडिसिन दिया है 48,200 का। सही है। अब देखिए यहाँ पे दिखाते हैं क्या, सेल, लेकिन इस बार हम सेल लिखने वाले नहीं है। अब यहाँ दिखाएंगे क्या, लास्ट में क्या दिखाते हैं, याद है, क्लोजिंग स्टॉक विच इज 9000। हमें निकालना था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, हमें निकालना था क्या, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो यहाँ पे सेल की जगह हम लोग क्या करेंगे भाई, हमने खरीद पहले से मेरे पास कितना मेडिसिन था, 8000 की मेडिसिन थी। फिर मैंने खरीद ली कितनी, 48,200 की मेडिसिन खरीद ली। दोनों को प्लस करते हैं तो करीबन 56,200 की मेडिसिन है, कितनी रह गई, 9,000 की मेडिसिन रह गई। तो लेस कर दो, कितने की मेडिसिन बिक गई, 47,200 की मेडिसिन आपने बेच दी। तो समझ में आया, इन दोनों को जोड़ा, टोटल मेरे पास 56,200 की मेडिसिन थी। कितने की मेडिसिन अभी रह गई है, नहीं बिकी है, 9,000 छोड़ दो। तो 9,000 माइनस कर दिया, तो यानी कि कितने की बिकी है, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब जो मेडिसिन आप बेचे हो ना, वो इतनी लागत की मेडिसिन बेचे हो। जरा देखते हैं कितने में बेचे थे। हमने सेल किया था 65,300 में। तो पता है कितना प्रॉफिट कमाया तुम मेडिसिन पे, मेडिसिन पे प्रॉफिट जो हो रहा है 18,100। कितने का, तो डायरेक्ट हम लोग इतना भी दिखा सकते थे, लेकिन हम लोगों ने क्वेश्चन में कैसे दिखाया है, जरा ध्यान से देखिए। हम लोग ने सॉल्व किया है तो हमने यहाँ दिखा दिया सेल ऑफ मेडिसिन कितना है, 65,300, और इसमें लेस कर रहे हैं मेडिसिन कितने का, 47,200, यही ना मेडिसिन बेचे हैं। तो यही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग ने ऐसे निकाला है। ठीक है, समझ में आया, कितने का मेडिसिन फिर से देख लो। मेरे पास पहले से स्टॉक कितने का था, 8,000 का। कितना और खरीद लिया, टोटल मेरे पास मेडिसिन इतने का है। कितना साल के अंत में रह गया, तो आपने अगर 56 में से अगर 9,000 रह गया तो कितने का बेचा है, माइनस कर दिया मैंने उसमें से। यानी 47,200 का मेडिसिन आपने कितने में बेचा है, 65,300 में। तो 65,300 में से 47,200 लेस हो गया ना। नेक्स्ट सैलरी टू स्टाफ पूरा दिखाया गया 48,800 से, सॉरी 72,800। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 22,000 पूरा दिखाया गया, वही कार लोन वाला था। डेप्रिसिएशन और मेडिकल बुक्स, मेडिकल बुक्स के ऊपर डेप्रिसिएशन कैसे निकाला गया, यहाँ पे दिखा रहे हैं 11,250। चलिए देखते हैं। मेडिकल बुक्स टोटल कितने के थे, टोटल थे 15,000 के, जिसमें से 7,500 है ना, और यहाँ पे फिर कर देते हैं 7,500
हाफ हाफ है ना। ये कब खरीदे थे? साल के शुरुआत में ही, यानी 180 दिन से ऊपर यूज हुआ, तो इसके ऊपर टोटल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा? 40%, 3000। और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा? क्यों 20% चार्ज हो रहा है? 180 दिन से कम यूज हुआ, तो टोटल डेप्रिसिएशन जो होना चाहिए 4500। बस यहाँ पे आपके सॉल्यूशन में ये चीज थोड़ा गलत दिया है। गलत मतलब क्या कह सकते हो, पुराना है सॉल्यूशन 11250। ये कैसे दिया है? यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कितना होना चाहिए? यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए? 4500। सर वो कैसे दिया है? पहले बुक्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता था 100%। कितना परसेंट? 100%। तो पहले जब 100% लगता था, तो ये तो भाई इसके ऊपर तो 100% पूरा लग गया, यानी कि पूरा डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 7500। और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगता? 50%। टोटल डेप्रिसिएशन कितना आया? 11250। तो वो जो 11250 रुपीज दिया हुआ है, ये पुराने रेट से दिया है जब 100% डेप्रिसिएशन लगता था। लेकिन अब डेप्रिसिएशन कितना लगता है? 40%। तो अब चेंज हो गया सर। तो यहाँ पे आपको 11250 की जगह क्या लिखना है? वहां की जगह 4500 लिखना है। तो रिजल्ट विल चेंज। अगला क्या है? डेप्रिसिएशन ऑन कार। कार के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ है? 2 लाख के ऊपर 15%, सीधा सीधा। तो 2 लाख के ऊपर अगर आप 15% निकालोगे, कार कितने की? 2 लाख की। इसके ऊपर कितना परसेंट डेप्रिसिएशन चार्ज करना है? 15%। 30,000 रुपये डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। मोर देन ईयर यू, मतलब 180 डेज से अधिक यूज हुआ है। डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स कितने की थी? इसमें तो 60। इक्विपमेंट्स देखते हैं पहले, इक्विपमेंट था कितने का। हम लोगों के पास जो इक्विपमेंट हमने खरीदारी किया था, 80,000 की इक्विपमेंट थी। और क्वेश्चन में नीचे दिया था, जो इक्विपमेंट खरीदे हो वो कब खरीदे हो? 12 जनवरी को। तो आपको उसके ऊपर 7.5% डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। तो चलिए चार्ज करते हैं इस 80,000 के ऊपर 7.5%। कितना है? 6000। डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया था इसमें? 6000। सही है ना? सही जा रहा है ना? डेप्रिसिएशन हमने 6000 रुपीज चार्ज किया था। तो टोटल अगर आप देखोगे, 6000 आपका डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज हुआ। अब बस यहाँ पे फिगर से यहाँ पे डिफरेंस है। कितना दिखा रहा है? 2,55,170। लेकिन यहाँ पे आपको पता है ये अमाउंट ऑफ फिगर आपको चेंज करना होगा, किसका? मेडिकल बुक्स वाला। वो 4,500 होना चाहिए। तो वहां पे उसको आपको अमेंड करना पड़ेगा। ठीक। तो अमाउंट डिफरेंस होगा। अब जो आएगा वो प्रॉफिट फ्रॉम प्रोफेशन है। नीचे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में देखो क्या क्या शामिल किया है। इंटरेस्ट फ्रॉम सिक्योरिटीज था 18,000। बैंक इंटरेस्ट था 12,300। रेंट रिसीव था 24,000। हाउस प्रॉपर्टी में नहीं ना गया, अदर सोर्स। होनोरेरियम एज अ पेपर सेटर, ये भी अदर सोर्स। ओवरऑल 66,300। एक इनकम आपको कौन सी दिखानी है? प्रोफेशन की। प्रोफेशन के इनकम में ध्यान रहे थोड़ा सा कम है, इसको ठीक करना पड़ेगा आपको। ग्रॉस टोटल इनकम। तो चलिए देखते हैं इनकम कितनी आनी चाहिए। तो जो प्रोफेशन की इनकम है, जो प्रोफेशन की इनकम है वो कितनी आनी चाहिए बताइए। यहां पे कितना ज्यादा माइनस कर दिया था हमने? 11,250 लेस कर दिया था। जबकि लेस कितना करना चाहिए था? सिर्फ कितना एक्सेस लेस कर दिया? 6,750। तो वापस अपने इनकम में 6,750 ऐड कर लो। तो इसमें आंसर कितना है? 2,55,170। इसमें वापस जोड़ देंगे कितना? 6,750।
आपकी प्रोफेशन की इनकम कितनी आएगी? 2,61,920। और कौन से हेड की इनकम है? अदर सोर्स। अदर सोर्स की इनकम कितनी है? 66,300। तो ओवरऑल इनकम अगर आप देखेंगे, ये क्या है? आपकी ग्रॉस टोटल इनकम। तो जीटीआई मतलब ग्रॉस टोटल इनकम आपकी कितनी आएगी? 3,28,220। बस एक छोटा सा अमेंडमेंट करना था, वो कौन सा था? बुक्स वाला। बुक्स वाला डेफिनेशन वहां गलत था। तो ये हो गया सर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पीजीबीपी इनकम, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो वहां पे आपने इतना कमाया है, इसमें दैट मीन्स अगर बात कर रहे हैं प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन में आपको यही मिलने वाला है, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट। वहां नेट प्रॉफिट नहीं मिलेगा कि नेट प्रॉफिट में डिसअलाउड एक्सपेंसेस ऐड करोगे, डिसअलाउड इनकम लेस करोगे। यहाँ कुछ ऐसा नहीं करना, बहुत सिंपल है। सीधे आपको उसके अलाउड इनकम्स देखने हैं, कौन सी उसके अलाउड इनकम्स हैं इसमें से, और उसमें से लेस कर देने अलाउड एक्सपेंसेस, सिंपल। तो प्रोफेशन वाला थोड़ा आसान हो जाता है। ये कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन थे इसके। इंटरव्यू क्वेश्चन, व्हेन टैक्स ऑडिट इज कंपलसरी। यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हेन टैक्स ऑडिट इज कंपलसरी। टैक्स ऑडिट कब कंपलसरी होता है? एनीवन? बिजनेस के केस में जब आपका टर्नओवर, सेल कितने को क्रॉस करता है? 1 करोड़, 1 करोड़ को क्रॉस करता है, तो आपको टैक्स ऑडिट कराना है। और प्रोफेशन के केस में, अगर ग्रॉस रिसिप्ट, आप प्रोफेशन, आप रिसिप्ट कर रहे हो, पैसा ले रहे हो, फी रिसीव कर रहे हो, कितने को क्रॉस करेगा? 50 लाख। तो आपको टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन इनकम? प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन इनकम से क्या समझते हैं आप लोग? गवर्नमेंट बिजनेसमैनों को, प्रोफेशनल्स को, है ना, एक अपॉर्चुनिटी देती है कि आप इतना प्रॉफिट दिखा दो, फिर मैं आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी आप जो प्रॉफिट बताओगे मैं हम लोग मान लेंगे, हम आपसे इसके बारे में कोई पूछताछ कुछ और करने वाले नहीं है। प्रिज्यूम यानी यहाँ पे एज्यूम कर लो, जो आप बताओगे हम मान लेंगे प्रॉफिट, लेकिन हाँ, प्रॉफिट भी एक सर्टेन अमाउंट लिमिट तक होना चाहिए। जैसे कि बिजनेस के केस में, अगर आपका 2 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर नहीं है, 2 करोड़ के नीचे का टर्नओवर है, तो आप कितना परसेंट प्रॉफिट दिखा दो सेल का? 8%। कितना परसेंट? 8% आप प्रॉफिट दिखा दो, गवर्नमेंट मान लेगी और उसी पे आपसे टैक्स ले लेगी, भले आपने कमाया कितना भी हो। ठीक है। और इसी में कहा था कि अगर सेल बैंक के थ्रू किया है, किसके थ्रू? पेमेंट यानी बैंक से लिया है, तो ऐसे में कितना परसेंट? 6%, 6% दिखा दो, मान लेंगे। कैश सेल में 8% प्रॉफिट दिखा दो एटलीस्ट, और बैंक से सेल किया हो तो 6% प्रॉफिट दिखा दो, फिर आपसे गवर्नमेंट कुछ नहीं मांगेगी। दो चीजों में मुक्ति मिल जाएगी, आपको टैक्स ऑडिट भी नहीं कराना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं। यही है एज्यूम। एक और था, प्रोफेशनल्स के लिए कितना दिखाना है? प्रोफेशनल्स अपना 50% इनकम दिखाना होगा। और एक था ट्रांसपोर्टर, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड, जिनके पास 10 से कम गाड़ियां हैं। अगर अभी आपने 1-2 ट्रक लिया, आपने भाड़े पे उठाना शुरू किया, एक ट्रक पे एक महीने में कितनी इनकम दिखानी है? 7,500 रुपए। आपको पर मंथ, पर ट्रक इतनी इनकम एटलीस्ट दिखानी है। अगर इससे कम दिखाओगे तो टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा, अगर इतना दिखा दोगे तो गवर्नमेंट उसी पे तुमसे टैक्स ले लेगी, तुमसे कुछ नहीं पूछेगी। तो क्या लगता है, एक ट्रक से सिर्फ 7,500 रुपए इनकम कमाएगी? अगर आपके पास एक ट्रक है तो क्या 7,500 रुपए भाड़ा कमाओगे महीने भर में? नहीं, उससे ज्यादा कमाओगे। बट गवर्नमेंट ने अपॉर्चुनिटी दी ना कि आप ठीक है, आप कमाओ, कोई टेंशन नहीं। वाई अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड टैक्स प्रॉफिट डिफर? अकाउंटिंग में हम पीएल अकाउंट बनाते हैं, उसका प्रॉफिट अलग आता है, या इनकम टैक्स में प्रॉफिट अलग हो जाती है। क्यों? बोलो बोलो, जो बोल रहे हो, बोलो। अरे भाई सिंपल है, अकाउंटिंग प्रॉफिट जो निकलता है अकाउंटिंग लॉ के अनुसार,
और इनकम टैक्स में जो प्रॉफिट निकालते हैं हम उसमें इनकम टैक्स के लॉ को फॉलो करना है। वहां पे आप इंटरेस्ट रिसीव दिखाते थे, इनडायरेक्ट इनकम पीएल में दिखा देते थे, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम होगा तो ये अदर सोर्स में जाएगा, ये बिजनेस की इनकम नहीं है। बात समझे? डिविडेंड मिला याद है, उसको इनडायरेक्ट इनकम पीएल में दिखा देते थे, बट यहाँ पे क्या होगा, डिविडेंड मिल रहा है तो वो अदर सोर्स की इनकम में आ जाता है। तो बिल्कुल दोनों का लॉ अलग है, सो प्रॉफिट अलग अलग होती है। सो आपने पीएल जो बनाया अकाउंटिंग के अनुसार, इसके बाद फिर प्रॉफिट निकालना पड़ता है आपको टैक्स के अनुसार, इनकम टैक्स के अनुसार। इन व्हाट सर्कमस्टांसेस यू मस्ट मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कौन से सर्कमस्टांसेस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने ही पड़ेंगे? ये बता, ये पूछ रहा है आपसे 44 AA सेक्शन। क्या पूछ रहा है? अगर आप स्पेसिफाइड प्रोफेशन में हो, किसमें हो, स्पेसिफाइड प्रोफेशन, 1,20,000, ये देखो ये पूछ रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब मेंटेन करने होंगे। अगर आप स्पेसिफाइड प्रोफेशन में 1.5 लाख से ज्यादा का, अगर आपका क्या है 1.5 लाख से ज्यादा अगर आपने क्या कर रखा है, रिसीव किया हुआ है पिछले 3 सालों में, है ना, तो 3 सालों में 1.5 लाख सर बहुत कम है, मतलब इतना तो आराम से क्रॉस हो जाता होगा, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। बिजनेस की बात कर रहे हैं, बिजनेस एंड प्रोफेशन की, 1,20,000 रुपए से ज्यादा अगर आपकी क्या होती है, इनकम होती है, और अगर सेल टर्नओवर की बात करेंगे तो 10 लाख से ज्यादा का टर्नओवर हो जाता है पिछले साल, तो ऐसे केस पिछले तीनों सालों का मिला के 3 साल में 10 लाख, अरे भैया एक ही साल में 10 लाख हो जाएगा क्रॉस, बहुत से बिजनेसेस का। तो ऐसे में आपको सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है। कौन कौन से बुक्स मेंटेन करने पड़ते हैं, नीचे दिया है। जैसे क्वेश्चन उठता था ना सर कि सर हम क्यों बुक्स मेंटेन करें, हम बिजनेस करें, खरीदेंगे बेचेंगे, नहीं मेंटेन करेंगे, क्या कर लोगे आप, क्यों मेंटेन करना सर, ये है 44 AA, ये सेक्शन आपसे बोलता है ये ऐसा करने के लिए, आपका मन नहीं, आपकी इच्छा नहीं है। कौन कहता है, 44 AA कहता है सर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है। क्लियर है? इस वजह से सारे के सारे बिजनेसमैन मेंटेन करते हैं, और अगर नहीं मेंटेन करोगे तो पेनल्टी कितनी है, 25,000 की पेनल्टी है। ठीक है ना, पे करो, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट क्या है, ये पॉइंट सबको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन क्या था, will your answer be different if you pay the entire amount by bearer check, इसका मतलब, अच्छा सॉरी ऊपर वाला है, what will be the consequences if you pay 30,000 to a creditor in cash in a single day, अगर तुम किसी क्रेडिटर को अगर एक दिन में कितना पेमेंट कर देते हो, 30,000 को, तुमने कोई सामान खरीदा 30,000 का कैश पेमेंट कर दिया, तो क्या ये बिजनेस के खर्चे में दिखा सकते हो तुम, नहीं दिखा सकते, डिस अलाउड हो जाएगा, क्योंकि 10,000 ज्यादा का कैश पेमेंट अलाउड है ही नहीं, और आपने कर दिया 30,000 का पेमेंट। विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ यू पे द एंटायर अमाउंट बाय बियरर चेक, तो क्या ये अलाउड होता है, तब भी डिस अलाउड हो जाता, क्योंकि बियरर चेक कैश माना जाता है। बियरर चेक मतलब क्या होता है, हमने जिसको बियरर चेक किया वो मेरे बैंक में जाएगा, कैश निकाल लेगा, तो गवर्नमेंट को पता कहाँ चला, कहाँ गया कैश, तो बियरर चेक भी कैश की तरह ट्रीट किया जाता है सर। कौन सा चेक होना चाहिए, क्रॉस चेक, जब क्रॉस चेक होता है तो खाते से खाते में पैसा जाता है, तब गवर्नमेंट को दिखता है ये पैसा कहाँ जा रहा है। ठीक है ना, बियरर चेक भी एक तरह से कैश की तरह ट्रीट होता, तो यहाँ पे भी मेरा आंसर नहीं डिफरेंट होता, सेम होता, डिसअलाउड, ये खर्चा आप बिजनेस में नहीं दिखा सकते। हाउ टू अवॉइड दिस सर्कमस्टेंसेस से क्रॉस चेक से पेमेंट करिए, अगर आप ये 30,000 रुपए का पेमेंट कर रहे हो तो आप बियरर चेक नहीं, बियरर चेक काट रहे हो, कॉर्नर पे दो पैरेलल लाइन खींच दो, तो ये खर्चा आप दिखा सकते हो बिजनेस में। व्हेन एडिशनल डेप्रिसिएशन इज अवेलेबल, एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको पता है, आप नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो दिखाते हो, उसके अलावा एडिशनल डेप्रिसिएशन भी दिखा सकते हो, तो क्या ये दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हो, आपका 40% डेप्रिसिएशन जा रहा है, प्लस और भी डेप्रिसिएशन गवर्नमेंट कहती है और भी दिखा सकते हो, तो दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे, तो क्या फायदा होगा उससे, और कम प्रॉफिट होगा तो हमें टैक्स कम देना पड़ेगा। क्लियर है सबको, एक मिनट, चलिए तो देखिए हाउ टू, यहाँ पे देख रहे थे व्हेन एडिशनल डेप्रिसिएशन इज अवेलेबल, और हाउ टू अवॉइड दिस सर्कमस्टेंसेस तो हो गया था ना कि सर क्रॉस चेक से पेमेंट करो। नाउ व्हेन एडिशनल डेप्रिसिएशन इज अवेलेबल, कब एडिशनल डेप्रिसिएशन अवेलेबल होती है,
3 पॉइंट है। पहला नंबर, आप मैन्युफैक्चरर होने चाहिए, मैन्युफैक्चरर होने चाहिए। दूसरा, नई मशीन खरीद रहे हो, मशीन खरीदने के केस में सिर्फ एडिशनल डिडक्शन मिलता है सर, वो भी कितना परसेंट, 20%। मान लो मशीन पे 40 कट रहा है, 20% और दिखा सकते हो, 60% डिडक्शन दिखा सकते हो। लेकिन शर्त क्या है, शर्त है आप मैन्युफैक्चरर होने चाहिए और आप नई मशीन खरीद रहे हो, और जो भी मशीन खरीद रहे हो वो 1 अप्रैल 2015 या को या उसके बाद खरीद रहे हो। बस ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो आप एडिशनल 20% डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। और अगर 180 दिन से कम यूज हुआ है तो हाफ रेट, वहां पे भी 20 की जगह 10% एडिशनल डिडक्शन क्लेम करना। सवाल उठता है सर हर साल? नहीं, जिस साल मशीन खरीदो सिर्फ उसी साल एडिशनल डिडक्शन, उसके बाद एडिशनल डिडक्शन क्लेम नहीं होगा। ठीक है, कुछ ऐसे स्टेट है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, कुछ ऐसी जगह हैं, वेस्ट बंगाल है, जहां पे ये डेप्रिसिएशन 20 नहीं 35% है। आप एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज कर सकते हो, 35%। सो दैट्स इट। अभी जो है नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो अभी जो हम लोग ने पढ़ा वो किस में था, ये सब हम लोग पीजीबीपी में कवर कर रहे थे। अब जो बात कर रहे हैं टॉपिक की वो क्या है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। सो नाउ व्हाट इज कैपिटल गेन? ये है चौथा हेड। पहला हेड क्या था, सैलरी। दूसरा हेड हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा हेड पीजीबीपी, जो जस्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन की। सर कैपिटल गेन में क्या आता है? तो सिंपल सी बात है, कोई भी कैपिटल एसेट अगर आप बेचते हो और अगर उसमें कुछ अगर प्रॉफिट कमाते हो तो उसको हम लोग किस में डालते हैं, कैपिटल गेन। सपोज यू हैव अ परचेज अ नेकलेस फॉर योर वाइफ ऑन 1 अप्रैल 2015 फॉर रुपीज 2,50,000। कितने में खरीदे हो, 2,50,000 में। आफ्टर 5 ईयर ड्यू टू सम फाइनेंशियल डिफिकल्टीज यू सोल्ड इट फॉर 3 लाख। आपने इसको कितने में बेच दिया है, 3 लाख। ऑन 31 जनवरी 2021 सो देयर इज अ गेन ऑफ 50,000। आपने कितना कैपिटल गेन कमाया, 50,000 का। यू मे थिंक दैट यू डू नॉट हैव टू पे टैक्स ऑन द प्रॉफिट एज दिस इज द एक्सक्लूसिवली फॉर पर्सनल पर्पस, क्योंकि ये तो पर्सनल घर का है ना, तो बिजनेस से तो कनेक्टेड नहीं है। लेकिन आप ही का तो ना, असेसी आप हो ना, आप टैक्स पेयर हो। बट यू नीड टू पे टैक्स ऑन दिस ऑल्सो, आपको इस पे भी टैक्स देना पड़ेगा 50,000। और ये 50,000 क्या कहलाएगी, एज दिस इज द कैपिटल एसेट, क्योंकि वो नेकलेस आपकी कैपिटल एसेट थी। एंड देयर अराइज ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ कैपिटल एसेट। सो 50,000 आपकी कैपिटल गेन हुई, समझ गए। तो यहाँ पे मेन यहाँ पे समझना होता है क्या, कि कैपिटल जो प्रॉफिट होती है, कैपिटल गेन इक्वल टू प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। तो कैपिटल गेन होता कैसे, जब कोई हम कैपिटल एसेट्स को बेचते हैं। कंपुटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल एसेट, कैपिटल गेन कैन बी समराइज्ड। एसेट, कैपिटल एसेट है कि नहीं है, पहले तो ये देखना है। अगर कैपिटल एसेट नहीं है तो बेच रहे हो, कुछ भी प्रॉफिट हो रही है, सर कैपिटल गेन में नहीं आएगी। और अगर वो कैपिटल एसेट है तो आपको देखना है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। जैसे घर का फर्नीचर बेच रहे हो, सर फर्नीचर कैपिटल एसेट में नहीं आता। बात समझे कि नहीं समझे, फर्नीचर हो गया, कपड़े हो गए, ये सब कैपिटल एसेट में नहीं। तो मेन तो क्वेश्चन यही होता है, कैपिटल एसेट में क्या आता है क्या नहीं आता, पहले तो इसका जवाब ढूंढना है। फिर मिल गया वो कैपिटल एसेट है तो ये पता करना है लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। सर लॉन्ग टर्म कैसे पता चलता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल क्या, 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट, अगर पेपर एसेट है, पेपर एसेट मतलब शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स, कागज होता है ना सब, तो ऑन पेपर वो इस तरह की एसेट अगर है, म्यूचुअल फंड, ये सब है, तो इन सब के केस में 12 महीना है। 12 महीने से कम का है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, 12 महीने से ऊपर का है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। प्रॉपर्टी के केस में लैंड बिल्डिंग, इसके केस में कितना है, लैंड बिल्डिंग के केस में सर इसी का जो टाइम लिमिट होता है वो कितना होता है, वो होता है 24 मंथ्स। यानी शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स के केस में कितना है, 12 मंथ्स। और अगर प्रॉपर्टीज के केस में किसकी बात कर रहे हैं, 24 मंथ्स। 24 मंथ से कम का है तो शॉर्ट टर्म, उससे ऊपर का है तो लॉन्ग टर्म।
बाकी एसेट्स के केस में 36 मंथ, 3 साल। जैसे अभी नेकलेस की बात की है, तो नेकलेस अगर 3 साल के अंदर गए, अभी पिछले साल खरीदे थे अभी जाके बेचो तो शॉर्ट टर्म कहलाएगा, अगर 3 साल बाद बेच रहे हो तो क्या कहलाएगा, लॉन्ग टर्म। तो ये बाकी उसमें एग्जाम्पशंस भी कुछ मिलते हैं आपको, फिर जो आएगा उसी के ऊपर आपको टैक्स देना होगा। तो मेन क्वेश्चन क्या है, कैपिटल एसेट। अगर कैपिटल एसेट है तो कैपिटल गेन होने वाला है, कैपिटल एसेट नहीं है तो कैपिटल गेन नहीं। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एन एसएसी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस एंड प्रोफेशन बट डज नॉट इंक्लूड्स। ध्यान रहे कैपिटल एसेट में ये सब नहीं शामिल होती है। क्या चीज नहीं आती है, सबसे पहला नंबर पे स्टॉक इन ट्रेड, जो तुम्हारा गुड्स है, जो सामान दुकान में भरे पड़े हो जो बेचने के लिए, वो कैपिटल एसेट है क्या, नहीं, वो कैपिटल एसेट नहीं आती। कंज्यूमेबल स्टोर्स, रॉ मटेरियल, ये सब सर कैपिटल एसेट में नहीं आता क्योंकि वो बिजनेस करने के लिए। पर्सनल इफेक्ट की चीजें, फॉर एग्जाम्पल मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग द वेयरिंग अपीयरल एंड फर्नीचर्स, यानी कपड़े, फर्नीचर्स, ये सब कैपिटल एसेट में नहीं आती है। हेल्ड फॉर पर्सनल यूज ऑफ द असेसी एंड एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली मेंबर डिपेंडेंट ऑन हिम, ये कपड़े, फर्नीचर्स कैपिटल एसेट में नहीं आती। लेकिन हाँ, इनको छोड़ देना, ये कैपिटल एसेट में आती हैं। सर कौन सी चीज कैपिटल एसेट में आती है, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग्स, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन समझते हैं सब लोग, पुराने जमाने की चीजें, जैसे गांधी जी का चश्मा, टीपू सुल्तान की तलवार, तो ये सब के आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है सर, वो सब कैपिटल एसेट में आती है। ड्राइंग, कोई ड्राइंग तुमने खरीदी है, एम.एफ. हुसैन की मान लो पेंटिंग है, 1-1 लाख, 2-2 लाख, 10-10 लाख के लोग पेंटिंग बेचते, तो आपने वो खरीद रखा है, तो वो भी क्या माना जाएगा, एसेट है, कैपिटल एसेट। जैसे फॉर एग्जांपल मोनालिसा का जो नहीं पोर्ट्रेट है, वो भी पेंटिंग्स हो गए। नेक्स्ट हो गया स्कल्पचर, मूर्तियां, नहीं हो तो पुराने जमाने की, पुराने जमाने की जो मूर्तियां लाखों करोड़ों रुपए की मूर्तियां होती है, तो वो सब स्कल्पचर की बात कर रहे हैं, वो भी कैपिटल एसेट है, आपने रखा हुआ है तो वो भी कैपिटल एसेट है आपकी। एनी वर्क, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। अब जैसे एंटिक्स की बात करें, ये देखो पुराने जमाने की कार, ये सब अब एंटिक्स में आती है, अब कहाँ जल्दी मिलती है, नहीं, विंटेज कार इसको बोलते हैं, तो ये कैपिटल एसेट है। क्या है, अभी अपनी गाड़ी बेचोगे सर, वो कैपिटल एसेट में नहीं आती, लेकिन इस तरह की कारें अगर बेचोगे तो कैपिटल एसेट में आएगी, ठीक है, एंटिक्स में आते हैं ना ये लोग। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, ये भी कैपिटल एसेट में नहीं आता। अगर कोई अपनी जमीन, खेती की जमीन बेच रहा है, तो अब तुम कहोगे वो तो उसकी कैपिटल एसेट है, कैपिटल गेन कमा रहा है, नहीं, तो किसान जो जमीन एग्रीकल्चर लैंड होता है उसको कैपिटल एसेट नहीं माना गया इनकम टैक्स में से। बताओ क्यों नहीं किया गया, इसके पीछे का लॉजिक ये है क्योंकि अगर उसको कैपिटल एसेट मानेंगे, वैसे तो जमीन जल्दी किसान बेचता नहीं है, और बेच रहा है तो बहुत मजबूरी में बेच रहा है, और तुम कहोगे कि वो बेच रहा है, लाओ उस पर भी कैपिटल गेन कमा रहा है, लाओ उस पर टैक्स दे दो, तो किसान को वैसे भी टैक्स के दायरे से दूर रखा गया। तो इसीलिए कहा गया एग्रीकल्चर लैंड को हम क्या नहीं मानेंगे, कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। ये सब गवर्नमेंट इशू करती है। 6.5% गोल्ड बॉन्ड 1970 में इशू किया था, 7% गोल्ड बॉन्ड 1980 में इशू किया था, नेशनल डिफेंस बॉन्ड 1980 में इशू किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ये सब बॉन्ड से पैसा लोग लगाए थे, इतने परसेंट के हिसाब से उनको ब्याज मिलता है आज भी। तो अगर अभी भी है तुम्हारे पास, तो उसके ऊपर कोई आपको क्या नहीं करना, वो कैपिटल एसेट में नहीं आने वाला। 1991 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया था स्पेशल बेयरर बॉन्ड्स, ये सब पेपर एसेट है। ये अगर आज बेच रहे हो तो बिल्कुल गेन कमा रहे हो, तुम कमाओगे, फायदा उसमें होगा तुम्हें, लेकिन उस फायदे के ऊपर तुम्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा, बिकॉज वो कैपिटल एसेट में नहीं आता। ये गोल्ड बॉन्ड अभी 1999 में जो इशू किया गया था, और प्लस 2015 में जो मोदी सरकार ने इशू किया था, है ना, डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में 2015 में, अगर उसमें भी पैसा तुमने लगा रखा है सर, और अगर कल को अगर उसको बेचते हो, जो भी कैपिटल गेन होगा सर, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना, क्योंकि कैपिटल एसेट में नहीं आता ये। तो हमने क्या पढ़ा कि कौन कौन सी चीजें कैपिटल एसेट में नहीं आती, बाकी चीजें कैपिटल एसेट में शामिल होगा। अब आगे क्या पढ़ना है ये, अब इस पे जरा बताइए। सबसे पहले डायमंड नेकलेस बताना है आपको, कैपिटल एसेट है कि, तो डायमंड नेकलेस कैपिटल एसेट है कि नहीं है, बिल्कुल है। मोनालिसा का पेंटिंग जो किसने बनाया, बाय लियोनार्डो दा विंची ने,
कैपिटल एसेट है कि नहीं है? बिल्कुल है। बिल्डिंग कैपिटल एसेट है कि नहीं है? बिल्कुल है। बिल्डिंग है। अरे भाई बिल्डिंग है भाई, बिल्डिंग किस पे, बिल्डिंग बेचोगे। नाउ नेक्स्ट, स्टॉक फॉर योर कन्फेक्शनरी बिजनेस। कन्फेक्शनरी का मतलब क्या होता है? टॉफीज एंड चॉकलेट्स, बिल्कुल सही। तो आपकी मतलब शॉप है और उसमें जो भी दुकान में सारा स्टॉक रखा है वो क्या आएगा? वो कैपिटल एसेट है? नहीं है। शेयर ऑफ टाटा स्टील, टाटा स्टील का आपके पास शेयर है, शेयर इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल, बिल्कुल है। एग्रीकल्चर लैंड इन मुंबई, बात समझे कि नहीं समझे? यहाँ क्या लिखा है? मुंबई लिखा है। कहाँ पे? मुंबई में। सर एग्रीकल्चर ये एसेट है, कैपिटल एसेट होगा? सर क्यों होगा? पढ़िए ध्यान से जरा। यहाँ पे रूरल की बात कर, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, और वो रूरल है, अर्बन है वो। सर आपके जो एग्रीकल्चर लैंड है वो किधर है? मुंबई में है। तो सर कैपिटल एसेट में। अगला, स्टील फर्नीचर्स फॉर यूज एट रेजिडेंस, तुम्हारे घर पे स्टील का फर्नीचर है, वो किस में है? कैपिटल सेट है कि नहीं है? नहीं है। गुच्ची का जींस है, कपड़े चाहे कितने भी महंगे हो, है ना, तो वो किस में नहीं आने वाले? अब कोई मनीष मल्होत्रा ने लहंगा भी अगर बना दिया, डिजाइन कर दिया, तो भी 10 लाख में बेचेगा, तो 10 लाख में भले खरीद रहे हो, वो भी किस में नहीं आएगी? कैपिटल सेट में नहीं आएगी। बात समझे कि नहीं समझे? तो दिस वन इज द पॉइंट। बाकी की चीजें, बाकी यहाँ पे आपने लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म समझ ही लिया है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म तीन चीजें होती है, 12 महीना, 24 महीना और 36 मंथ। तो अगर सिक्योरिटीज की बात करो, शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स की बात करो, उसमें कितना कंसेप्ट लगता है? 12 महीना। 12 महीने से कम का है तो शॉर्ट टर्म, 12 महीने से ऊपर का है तो लॉन्ग टर्म। अनलिस्टेड शेयर्स लैंड बिल्डिंग है तो 24 मंथ्स। अनलिस्टेड शेयर्स मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अगर लिस्टेड नहीं है, उसको अनलिस्टेड कहते हैं। लिस्टेड मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज में खरीदे बेचे जाते हैं, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में और कहाँ पे? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। तो यहाँ पे मेनली इस पे फोकस करो, लैंड एंड बिल्डिंग। इनके लिए समय है 24 महीना। 24 महीने से कम का है तो शॉर्ट टर्म, 24 महीने से ऊपर का है तो अदर्स के केस में 36 मंथ। दैट्स इट। तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्लियर हो गया। सो कल हम लोग पढ़ेंगे क्या? नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंपुटेशन देखने वाले हैं। मेनली फाइनली हमें तो मेन घूम फिर के कंपुटेशन कैलकुलेशन सीखना है कि कैसे हम आपके कैपिटल गेन पे टैक्स निकालना है। कैपिटल गेन पहले निकालेंगे तब ना कैपिटल गेन पे टैक्स निकालेंगे। तो कैपिटल गेन कंपुटेशन विल डिस्कस टुमारो. So that's it for today's lecture. Rest of the part we'll learn into the next class.